स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। नमस्कार। आज हम ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू से निकले विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे अक्सर हम अनजाने में ही अपनी तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज या आत्मविनाश कहा जाता है, और फिर कैसे इस रुकावट को पार करके आत्मनिपुणता यानी सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ सकते हैं। किताब का एक केंद्रीय विचार बहुत शक्तिशाली है, जो मुझे लगता है पूरी चर्चा की नींव रखता है। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, योर माउंटेन इजंट द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज यू। अंटिल यू मास्टर योरसेल्फ, यू विल रिमेन एट वॉर विद इन। इसका मतलब है असली चुनौती या पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा लेते, अपने ही भीतर एक जंग चलती रहती है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। ये किताब हमें सीधे तौर पर बताती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहरी हालात से नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी डर, असुरक्षाओं और उन आदतों से हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। हाँ। अक्सर हमारे सपने, हमारे रिश्ते और हमारा विकास वो हमारी अपनी सोच, पुराने भावनात्मक घावों और डल की वजह से रुक जाता है। बिल्कुल। वायस्ट का तर्क है कि जब तक हम अपने अंदर के इस पहाड़ को पहचानते नहीं और उस पर चढ़ाई शुरू नहीं करते, बाहरी समस्याओं को सुलझाने के बाद भी वो मन की सच्ची शांति मिलना मुश्किल है। ये किताब एक तरह से हमें अपने अंदर झांकने और बदलाव लाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस अंदरूनी पहाड़ को थोड़ा और समझते हैं। ये आत्मविनाश या सेल्फ सैबोटाज आखिर है क्या चीज? किताब बताती है कि ये वो व्यवहार है जो हमें अनजाने में हमारे ही तय किए लक्ष्यों से दूर ले जाता है। हाँ, जैसे कोई सेहत बनाना चाहता है पर कसरत वो टालता रहता है, बिल्कुल। या कोई गहरा रिश्ता चाहता है पर लोगों को करीब आने से रोकता है। या कोई कामयाबी चाहता है पर अंदर ही अंदर खुद की काबिलियत पर शक करता रहता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो किताब में बताई गई है कि वाइस्ट इसे किसी चारित्रिक कमी की तरह नहीं देखती। वो कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज अक्सर एक पुराना सीखा हुआ बचाव का तरीका होता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, अतीत में हमें चोट पहुंची होती है, शायद किसी ने हमें नकारा हो, अनदेखा किया हो, या हम किसी चीज में बुरी तरह असफल हुए हों। तब खुद को और ज्यादा चोट से बचाने के लिए हमने कुछ मानसिक पैटर्न बना लिए होते हैं। जैसे कि मन में ये बात बैठ जाती है, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो नाकामयाब होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? बिल्कुल। या शायद अगर मैं किसी को बहुत करीब आने ही ना दूं तो दिल टूटने का डर भी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। ये पैटर्न उस समय शायद हमारी रक्षा के लिए जरूरी थे, लेकिन आज वही हमारी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। आज का काम कल पर टालना, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। नुकसानदेह रिश्तों में फंसे रहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कतराना, यहाँ तक कि कामयाबी से डरना भी। कामयाबी से डरना ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर होता है। वाइस्ट का एक बहुत जरूरी वाक्य है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट एक्टिंग ऑन आउटडेटेड सर्वाइवल प्रोग्राम्स। मतलब हम में कोई खराबी नहीं है, बस हम पुराने मानसिक सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं, जिसे अपडेट करने की जरूरत है। ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये बात सोचने वाली है। तो अगर ये इतना अंदरूनी और पुराना पैटर्न है, तो कोई इसे पहचाने कैसे? कैसे पता चले कि हम खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। किताब कुछ सामान्य लक्षणों की ओर इशारा करती है जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे लगातार अपनी तुलना दूसरों से करना और खुद को हमेशा कमतर महसूस करना। अपनी फीलिंग्स को महसूस करने के बजाय खुद को व्यस्त रखने या ध्यान भटकाने वाली चीजों में डुबो देना। अच्छा। एक और संकेत है अंदरूनी असंतोष का लगातार बने रहना। चाहे कितनी भी कामयाबी मिल जाए, अंदर एक खालीपन सा महसूस होता रहता है। इसमें परफेक्शनिज्म भी आता है शायद, हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की जिद। हाँ, बिल्कुल। परफेक्शनिज्म, जिसके चलते हम काम शुरू ही नहीं कर पाते कि अभी सही समय नहीं है या मैं तैयार नहीं हूँ। और शायद सबसे आम है ओवरथिंकिंग और डर के आधार पर फैसले लेना। हर नई चीज में पहले खतरा देखना। ये पैटर्न को बहुत चालाकी से काम करते हैं ना? हाँ, ये बहुत सूक्ष्म, सटल तरीके से काम करते हैं। एक तरह की आत्मसुरक्षा। हम अनजाने में अपने जाने पहचाने दायरे में अटके रहते हैं, क्योंकि बदलाव, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, एक अनजाना डर पैदा करता है। ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है, पर असल में ये हमें ठहराव की ओर ले जाता है। यहाँ ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं
या बस अटके हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के नाम पर हम अपनी ही उड़ान रोक रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। अगर ऐसा है तो इस चक्र को तोड़ने की चाबी क्या है? कहाँ से शुरुआत करें? किताब में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। वीस्ट कहती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देम। यानी भावनाओं को काबू में करना नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ भावनाओं को महसूस करना नहीं, बल्कि उन्हें एक दिशा देना है। उन्हें समझना है कि वो क्या संकेत दे रही हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य पहलू बताए गए हैं किताब में। अच्छा, कौन कौन से? पहला, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने जज्बातों को पहचानना कि आप क्या महसूस कर रही हैं और क्यों। दूसरा, आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन, यानी भावनाओं के आवेग में बह जाने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव। हाँ। तीसरा, सहानुभूति या एम्पैथी, यानी दूसरों के नजरिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। और चौथा, सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स, यानी रिश्तों में भावनाओं का संतुलन बनाए रखना। इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं हम? जैसे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, हाँ, अच्छा उदाहरण है, तो उसे दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय ये समझना जरूरी है कि ये गुस्सा क्यों आया, किस बात ने इसे उकसाया, क्या ये किसी जरूरत के पूरा न होने का संकेत है या किसी सीमा के उल्लंघन का। जब तक हम भावना की जड़ तक नहीं पहुंचते, हम उस पर सिर्फ ऊपरी तौर पर काबू पा सकते हैं, असल में नहीं। मतलब भावनाएं एक तरह का डेटा हैं? बिल्कुल, हमारी भावनाएं एक तरह से डेटा की तरह हैं। वे हमें हमारे अंदरूनी हालात और बाहरी दुनिया के बारे में अहम जानकारी देती हैं। उन्हें सुनना और समझना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर पहला कदम है। और ये समझ हमें सीधे अतीत की ओर ले जाती है ना? क्योंकि कई बार हमारी आज की भावनाएं और पैटर्न पुराने घावों से जुड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वाइस्ट कहती हैं कि जब तक हम अपने अतीत के भावनात्मक घावों मतलब पास्ट वुंड्स को भरते नहीं, हम वर्तमान में पूरी तरह आजाद महसूस नहीं कर सकते। अस्वीकृति, असफलता, किसी अपने को खोना या नजरअंदाज किए जाने का दर्द, ये अनुभव हम सबके साथ किसी ना किसी रूप में जुड़े होते हैं। हाँ, और इन घावों को भरने की प्रक्रिया का मतलब अतीत को भूलना या मिटाना नहीं है। ये मुमकिन भी नहीं है। इसके कुछ अहम कदम हैं। पहला, दर्द को स्वीकार करना, मानना कि हाँ, चोट लगी थी, उसे अनदेखा ना करना। स्वीकार करना। दूसरा, भावनाओं को दबाना बंद करना, उन्हें महसूस होने देना, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो, उन्हें बहने देना। तीसरा, माफी, इसमें खुद को माफ करना भी शामिल है, और अगर जरूरी लगे तो दूसरों को भी, ताकि हम उस बोझ से मुक्त हो सकें। ये आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और चौथा, पुरानी कहानी को छोड़ना, यानी अपने अतीत के दर्द को अपनी आज की पहचान बनने से रोकना, वो कहानी जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। यहाँ वाइस का एक उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। हीलिंग मीन्स रीइंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड एज हु यू आर नाउ, नॉट हु यू वर। हाँ, यानी उपचार का मतलब है दुनिया के सामने खुद को उस रूप में पेश करना जो आप आज हैं, ना कि उस रूप में जो आप अतीत में थे। हाँ, ये एक तरह से पुराने बोझ को उतारकर हल्का महसूस करना है। बिल्कुल। ये पहचान बदलने के बारे में नहीं, बल्कि उस भारी बैग को नीचे रखने जैसा है जिसे आप बेवजह ढो रहे थे, और ये हमें बदलाव की प्रक्रिया की ओर ले जाता है। हाँ, बदलाव, जो सुनने में तो अच्छा लगता है पर अक्सर मुश्किल महसूस होता है। किताब समझाती है कि बदलाव कोई एक पल में होने वाला जादू नहीं है। ये एक धीमी, भावनात्मक और सचेत प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस। इसके मुख्य रूप से 3 चरण दिखते हैं। पहला, जागरूकता, ये समझना कि असल समस्या क्या है, मेरे पैटर्न क्या हैं। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, स्वीकृति, अपनी कमियों, गलतियों, भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना। हाँ, एक्सेप्टेंस। और तीसरा, क्रिया, जानबूझकर नई आदतें, नई सोच और नए व्यवहार अपनाना, एक्शन लेना। और ये प्रक्रिया अक्सर असहज इसलिए महसूस होती है क्योंकि इसमें हमें अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ता है। किताब में कैटरपिलर से तितली बनने का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। तितली बनने के लिए कैटरपिलर को अपने सुरक्षित कोकून को तोड़ना पड़ता है। वो प्रक्रिया उसके लिए शायद आसान नहीं होती होगी। इसी तरह हमें भी अपनी पुरानी सीमाओं और आराम के दायरे को तोड़ना पड़ता है। जैसा वीस्ट कहती हैं, चेंज फील्स अनकंफर्टेबल बिकॉज यू आर नो लॉन्गर द पर्सन यू यूज्ड टू बी।
वो असहजता असल में विकास का संकेत है, ग्रोथ का। ये जानना जरूरी है कि ये रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी लगता है 2 कदम आगे बढ़े तो कभी 1 कदम पीछे भी हट जाते हैं। इसीलिए धैर्य और आत्मकरुणा मतलब सेल्फ कंपैशन यहाँ बहुत जरूरी हो जाते हैं। खुद पर सख्त होने की बजाय इस यात्रा में खुद के प्रति नरम और दयालु होना पड़ता है। ये समझना कि ये एक प्रक्रिया है, कोई दौड़ नहीं। और इसी उतार चढ़ाव भरी यात्रा में टिके रहने के लिए हमें भावनात्मक लचीलेपन यानी इमोशनल रेजिलियंस की जरूरत पड़ती है। वो अंदरूनी मजबूती, गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। बिल्कुल। किताब बताती है कि भावनात्मक रूप से लचीले लोग मुश्किलों से भागते नहीं, उन्हें एक चुनौती की तरह देखते हैं, एक अवसर की तरह। अच्छा। हाँ, वे हर स्थिति से सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और वे भावनाओं के आवेग में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय, जैसा हमने पहले कहा, सोच समझ कर जवाब देते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसे बनाने के कुछ तरीके भी सुझाए गए? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे नियमित रूप से ध्यान या आत्मचिंतन करना, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, आभार जर्नलिंग लिखना मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नल, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये भी एक तरीका है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। और असफलता को लेकर नजरिया बदलना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा मानने के बजाय उसे सीखने का एक मौका या फीडबैक समझना, इससे लचीलापन बढ़ता है। और अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीना, यानी वो काम करना जो आपके लिए वाकई मायने रखते हैं, ये भी ताकत देता है। वीस की एक पंक्ति से खूबसूरती से बयां करती है, रेजिलियंस इजंट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट्स अबाउट राइजिंग फास्टर ईच टाइम। हाँ, बात यह नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं है, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद आप कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से वापस उठते हैं। बिल्कुल। ये मुश्किलों से बचने के बारे में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में अपनी अंदरूनी ताकत बनाने के बारे में है। ये सब हमें उस विचार की ओर ले जाता है जहां सब कुछ जुड़ता हुआ महसूस होता है, हमारा उच्च स्व या हायर सेल्फ। किताब के अनुसार ये हमारा वो सर्वश्रेष्ठ संस्करण है जो डर, सीमाओं और आत्मविनाश के पैटर्न से ऊपर उठकर जीता है, हमारी संभावनाओं का सबसे शुद्ध रूप। हाँ, और इस उच्च स्व तक पहुंचना कोई रहस्यमयी या बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कुछ ठोस कदम बताए गए हैं किताब में। पहला, स्पष्टता या क्लैरिटी, ये तय करना कि आप जीवन में वास्तव में चाहते क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी दिशा क्या है। दिशा का पता होना। दूसरा, निरंतरता या कंसिस्टेंसी, रोज छोटे छोटे ऐसे कदम उठाना जो आपके उच्च स्व के साथ मेल खाते हों, लगातार प्रयास करना। तीसरा, आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, डर महसूस होने के बावजूद जरूरी कदम उठाना, खुद की काबिलियत पर यकीन करना सीखना। और चौथा, करुणा या कंपैशन, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना, खासकर तब जब गलतियां हों या चीजें मुश्किल लगें। सेल्फ कंपैशन फिर से यहाँ जरूरी है। वाह, यानी जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं वो आपका अतीत का स्वरूप है, और पहाड़ के उस पार वो इंसान है जो आप बन सकते हैं, आपका उच्च स्व। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है संरेखण या अलाइनमेंट का विचार। अलाइनमेंट? हाँ, इसका मतलब है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य, ये सब एक ही दिशा में हों, आपके उच्च स्व और आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। जब हम अलाइनमेंट में जीते हैं तो हमारे फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर करती है और हमारा ध्यान भटकने के बजाय वर्तमान पर केंद्रित रहता है। वीस्ट कहती हैं, मिसअलाइनमेंट इज व्हाट कॉजेज सफरिंग, यानी दुख या तनाव तब पैदा होता है जब हमारे जीने का तरीका हमारे अंदरूनी सच्चाई से मेल नहीं खाता, जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म अलग अलग दिशाओं में खींच रहे होते हैं। सही कहा। और अलाइनमेंट में जीने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है जो आपके गहरे मूल्यों पर आधारित हों। फिर अपने रोजमर्रा के कामों को उन प्राथमिकताओं से मिलाना और हर दिन थोड़ा सचेत होकर ये देखना कि क्या आप वाकई उन इरादों के अनुसार जी रहे हैं जो आपने तय किए हैं। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। और इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महारत, मास्टरी। किताब स्पष्ट करती है कि आत्म महारत कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये एक अवस्था है, मंजिल नहीं। महारत का मतलब परफेक्शन हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें रचनात्मक तरीके से संभालना सीख लेना, अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर स्पष्टता होना, जानना कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और अपनी जीवन यात्रा में
इसके सभी उतार चढ़ावों के साथ एक गहरे संतोष का अनुभव करना, एक तरह की आंतरिक शांति। जैसा कि किताब कहती है, When you master yourself, no mountain feels too high। जब आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं लगती। हाँ, क्योंकि असली पहाड़ तो अंदर था। जब वो चढ़ लिया तो बाकी सब आसान लगता है। आप ये समझने लगते हैं कि जीवन की घटनाएं आपके साथ नहीं हो रही, बल्कि आपके लिए हो रही हैं। हर चुनौती, हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने, आपको विकसित करने का एक अवसर है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। ये बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश से ज्यादा अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं और नजरिए को साधने के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम इसे समेटना चाहें? इस किताब से मिलने वाला सबसे गहरा संदेश शायद सरल लेकिन बेहद परिवर्तनकारी है। यू आर नॉट मेंट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, यू आर मेंट टू कॉन्कर योरसेल्फ। आपको दुनिया जीतने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको खुद को जीतने के लिए भेजा गया है। जब हम अपने अंदर के डर, शक और पुराने दर्द के पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, जब हम अपने आत्मविनाश के पैटर्न को समझकर उन पर काम करते हैं, तब बाहर की चुनौतियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। असली जंग भीतर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर हम मुख्य सबकों को दोहराएं तो सेल्फ साबोटाज शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि अक्सर पुराने सुरक्षा तंत्रों का नतीजा है जिसे समझा और बदला जा सकता है। भावनात्मक जागरूकता और समझ खुद को बदलने का सबसे शक्तिशाली औजार है। विकास की प्रक्रिया असहज होती है, पर जरूरी है, और यही हमें आगे ले जाती है। हमारा बेहतर संस्करण, हमारा उच्च स्व हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे जगाने और उसके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। और अंत में आत्म महारत का लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि प्रामाणिकता, शांति और संतोष के साथ जीना है। जैसे वेस्ट कहती हैं, द जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी इज नॉट अबाउट बिकमिंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग रियल। बिकमिंग रियल, प्रामाणिक बनना। हाँ, और इसी वास्तविकता में अपनी कमियों और ताकतों के साथ खुद को स्वीकार करने में सच्ची शांति और शक्ति छिपी है। इस चर्चा के अंत में ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे मनन कर सकते हैं। जरूर। अगर आज अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ एक छोटा सा कदम बाहर निकालना हो, ऐसा एक काम करना हो जो थोड़ा डरावना लगता है पर आपको आपके उस उच्च स्व के थोड़ा और करीब ले जाएगा जिसकी हमने बात की, तो वो पहला छोटा कदम क्या होगा? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। ये थी ब्रियाना वाइस की किताब द माउंटेन इज यू पर आधारित हमारी आज की गहन पड़ताल। उम्मीद है इससे आपको कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें यह भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।